सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। कल ग्रहण कैसा रहा, दान कुछ किया या नहीं? जैसे अन्नदान जरूर करना चाहिए और खूब मन लगा करके अपने घर की सेवा करनी चाहिए। मैं खुद सुबह उठता हूँ तो झाड़ू पोछा खुद से लगाता हूँ, खुद से। और यहाँ पे आप अगर एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रख लें तो घर की सेवा करने का सबसे बड़ा फल, अगर आपको घर नहीं है ना, कहीं किराए के मकान में रहते हैं, मैं भी किराए में ही रहता हूँ, पर फिर भी बड़ा काम करता है अपने घर की सेवा खुद से करना। ये वास्तु देवता जो हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं तुरंत ही। जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, मंगल अगर जिस कुंडली में कमज़ोर हो, उस व्यक्ति को अपने घर की सेवा खुद से करनी चाहिए। हाँ, अपने घर की सेवा खुद से करिए। और अगर कोशिश हो सके तो प्रत्येक दिन जिस कमरे में आप कम से कम सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करिए। क्लियर है? आइए, ये कुंडली है, दीप नाम है इनका, ठाणे महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में इनके कुछ सवाल जो प्रमुखतया अगर आपकी कुंडली में भी वो बनते हों, आप लोगों में से जो मेरे नियमित दर्शक हैं उन सबको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो किसी भी स्थिति में मेरा कार्यक्रम अवश्य देखते हैं। किसी भी स्थिति में मेरा कार्यक्रम अवश्य देखते हैं। आप लोगों के बल पे मैं टिका हूँ। वो 500 लोग जो मुझे कम से कम तो देख ही लेते हैं। ये 500 कब 1000 हो जाए, कब 10,000 हो जाए, कब 1,00,000 हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है और मैं वो सोचता भी नहीं हूँ। बस मैं इतनी बात सोचता हूँ कि कार्यक्रम देखने के बाद या कैसे भी करके आप लोग जय श्री कृष्णा लिख दिया करिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जय श्री कृष्णा लिख दिया करिए। और अपने आसपास किसी मंदिर का दर्शन अवश्य करने जाइए। अपने आसपास के किसी मंदिर के ब्राह्मण को निश्चित रूप से अमावस्या के दिन कुछ, वो वही है ब्राह्मण जो आपके प्रायश्चित का भक्षण कर सकता है, अन्यथा नहीं है। आपने जो पाप किए हैं वो ब्राह्मण ही है जो उसको पचा सकता है। पर ये बात ब्राह्मण पे निर्भर करेगी कि वो ब्राह्मण खुद को कितना जपनीय बना दिया है, अपने आप को कितना शुद्ध बना के रखे, अपने आप को कितना श्रेष्ठ बना करके रखे। ये उनकी बात उन पे छोड़ देते हैं, अपना काम जरूर कर लेना चाहिए। और आप सभी लोगों से मैं ये बात निवेदन करता हूँ, माता पिता की सेवा, मंदिर का दर्शन, गाय की सेवा, गाय का दर्शन, गाय की परिक्रमा, मंदिर का दर्शन, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन गीता जी का अध्ययन और अध्यापन। और अगर ये नहीं है तो आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको भिजवा देता हूँ। गीता प्रेस की गीता जी, बाकी अन्य कोई नहीं, मेरे हिसाब से बाकी अन्य कोई नहीं। यहाँ इन्होंने सवाल पूछा है शुक्र और बुध कैसे हैं पंडित जी, और इन्होंने सवाल पूछा है सूर्य और शनि कैसे हैं पंडित जी, गुरु और चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा है पंडित जी, और ये जो मंगल यहाँ बैठे हैं उनका प्रभाव कैसा होगा पंडित जी। देखिए एक बात बताऊँ, मंगल दशम स्थान में इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते और खूब मेहनत करवाने वाले बनाते हैं। पर ध्यान से कि जन्म कुंडली में गुरु ने चंद्रमा को देखा है जो आपकी कुंडली का षष्ठेश है, और जन्म कुंडली में पंचम भाव बुध का वो बैठा किसी स्वग्रही ग्रह और दिग्बली ग्रह शुक्र के साथ, राहु चतुर्थ भाव में और केंद्र में इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र जो नवम और चतुर्थ के अधिपति होते हैं, दो केंद्रों, एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति के मालिक के साथ राहु बैठेंगे, स्वयं भी राजयोग कारक हो जाएंगे। जाओ बता दिया। और ये शुक्र ये बुध जो शुक्र के साथ बैठे हैं, अगर सूर्य के साथ बैठ जाते तो थोड़ी कमजोरी हो जाती, पर वहां पे बहुत अच्छी बात है कि बुध भी यहां बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके त्रिकोण केंद्र राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और वस्तुतः पंचम भाव के अधिपति दिग्बली ग्रह शुक्र के साथ, और पंचम भाव को शुभ कर्त्री लगा, पंचम भाव पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन दो परम पापी और एक क्रूर और एक परम पापी ग्रह शनि जो जातक के जीवन में कभी कभी समस्याएं एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा में ला सकते हैं।
हालांकि वो अभी नहीं है। अगर वो वक्त था तो वो खत्म हो गया। 2022 के 12वें महीने के बाद शनि इस कुंडली की लग्न के अधिपति पंचम में, इसका सीधा सा स्पष्ट है। अगर लग्नेश जन्म कुंडली के पंचम में बैठे हैं, जैसे कि लग्न के अधिपति पंचम में बैठे और सप्तम भाव के अधिपति के साथ, व्यक्ति शिक्षा को रोजगार के स्वरूप दे देने वाला होता है। शिक्षा वही पढ़े, वही करे, अध्ययन अध्यापन उसी का करे जिससे उसको रोजगार की प्राप्ति हो। रोजगार परक शिक्षा में जातक का भविष्य होगा। अर्थकरी विद्या, जैसे वेद, जैसे कर्मकांड, जैसे बुद्धि लगा करके, जैसे ज्ञान के बल पर, ज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर हो जाए और गंभीर क्षेत्रों में काम करने वाला हो जाए, जैसे कंप्यूटर हो जाए, सॉफ्टवेयर हो जाए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाए, स्पेस में हो जाए, स्पेस के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, बाकी की चीज़ें जो आधुनिक काल की विद्याएं हैं उससे जुड़ करके व्यक्ति काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति लॉ वगैरह के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। कानून को जानने वाला विशेषज्ञ होता है, कानून की पढ़ाई, क्योंकि गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, धन भाव में चंद्रमा का बैठना, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा बिल्कुल ही पिन पे होते हैं। एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, धन भाव के पापक ग्रह के भी चंद्रमा कभी खराब नहीं होते। हाँ, कभी खराब नहीं होते, बड़े अच्छे होते। और ग्रहण के काल के लिए किसी ने पूछा था मुझसे कि पंडित जी मैं तो महिला हूँ और सब्जी भी काट रखाई और पता नहीं क्या क्या भी काट दी। मैंने कहा नहीं काटना चाहिए, ग्रहण के काल में कुछ भी नहीं काटना चाहिए, बस समय काटना चाहिए भगवान का नाम लेकर के। ठीक है, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के समय काटना चाहिए। और भगवान का नाम लेकर के समय कटता नहीं है, समय शुद्ध हो जाता है, समय का संपूर्ण सदुपयोग हो जाता है। एक श्वास लिया और भगवान का नाम ले लिया, मतलब वो श्वास बिल्कुल ही शुद्ध हो जाए। एक वापस छोड़ा, फिर भगवान का नाम आ गया, मतलब वो श्वास वापस से शुद्ध हो जाए और पर्यावरण को भी शुद्ध करा। वो घी के समान हो जाता है ना, यज्ञ के समान हो जाते हैं। आपका जो ये श्वास लेना है ये यज्ञ ही तो है, ये शरीर और उसमें ये श्वास घी के समान। तो वो घी अगर किसी मंत्र या किसी भगवान के नाम के साथ जाए, सोचिए आपको क्या कोई बीमारी होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। ऐसा ही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। अरे वो है ना, वो बड़े विभूति थे, हमेशा जीवित रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे और कभी भी उनको कभी कोई भूल नहीं सकता। देवराहा बाबा बड़े शुद्ध संत, बड़े, यहीं से प्रणाम करिए, बड़ा अद्भुत प्रभाव उनका। याद आती हैं चीजें तो मन हिल जाता है। तो कहा था मैं कि दशम भाव के अधिपति लग्न में, तो ऐसी अवस्था व्यक्ति के जीवन को बड़ा ही शुद्ध और श्रेष्ठ बना देती है। लक्ष्मी संपन्न योग लगा जाती है। लग्न के अधिपति दशम में बैठे हों, दशम के अधिपति लग्न में बैठे हों, ये बहुत संपूर्ण हो जाए। और सबसे पहले आपको राहु को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। चतुर्थ भाव को लेकर के धन, धान्य, स्थिर चल अचल संपत्ति, इन सब के मामले में कभी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना है। वहाँ शुक्र बैठे हैं, राहु के संग शुक्र का बैठना बहुत अच्छे परिणामों को देने वाला होता है। मैं आप लोगों को एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं कि राहु और शुक्र मेरे हिसाब से संग खोजते हैं, ये बस एक साथ जाना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी संग खोजते हैं। हे भगवान मेरे साथ कभी किसी को बिठा दो, या मुझे किसी के साथ दिखा दो, कोई मुझ पे देख ले, या फिर मुझे कभी राहु केतु के संपर्क में ना आने देना, शुक्र के संपर्क में ना आने देना, कुछ खास विषयों पे और बिंदुओं पे। पर वस्तुतः यहाँ पे राहु के संग शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति का व्यय होता है, वो खर्चीला होता है। धन के मामले में कभी सोचता नहीं है, तीखी प्रतिक्रिया नहीं देता, कभी शांतचित्त होकर के, दत्तचित्त होकर के काम करने वाला होता है और बहुत ही कूल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। लक्ष्य का निर्धारण बहुत अच्छा, दार्शनिक स्वभाव। इस कुंडली के लिए शनि मारक भी होंगे और दरअसल इस कुंडली के लिए पंचम भाव में बैठे होने से। और एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ, बताओ? हाँ बता देता हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति या पंचम भाव के अधिपति जब पीछे बैठ जाते हैं, हालांकि कुछ लोग ये बात पूछते हैं कि जन्म कुंडली में अगर नवम भाव के अधिपति दशम में या दशम भाव के अधिपति नवम में और पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में, चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम में, तो केंद्र त्रिकोण योग होता है। ये तो होता है, पर एक उसका निगेटिव एस्पेक्ट कभी कभी क्या देखने को मिलता है,
वो नेगेटिव एस्पेक्ट ये मिलता है भगवान कि पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठेंगे तो कभी कभी अपनी संतति से बड़ा दूरी दे देते हैं। क्यों? अब यहां पे व्यय दोष तो नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी भाव का अधिपति पीछे बैठ जाए तो व्यय लग जाए, ये नहीं होता। पर कुछ कुछ मामलों में ये बात दिख जाती है, कुछ कुछ मामलों में ऐसा भी परिणाम लिखा है। और दरअसल यहाँ पे राहु उच्च के बैठे हैं, शुक्र दिग्बली होकर के मंगल से दृष्ट। विचार करिए, चतुर्थ भाव के अधिपति और सर्वाधिक योग कारक ग्रह के साथ तृतीय भाव के अधिपति लग्न में, दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। याद करिए मैंने क्या बात कही थी, मेरा बहुत पुराना कार्यक्रम जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से जब कभी भी शनि और मंगल का संबंध बन जाए, कैसे बन रहा है, इस भाव पे मंगल ने देखा है और इस भाव पे जो ग्रह बैठा है वो इस कुंडली का दिग्बली ग्रह, यहाँ पे चंद्रमा की उच्च राशि बनी है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के और 3 घर पीछे बैठे। तो हालांकि इससे इनका संबंध बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं होगा, पर हाँ निसंदेह दशम भाव के अधिपति ने चतुर्थ भाव को देखा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने कर्म में, अपने जिद के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने प्रभावों के लिए बड़ा हठी हो जाता है। नहीं, अब अड़ जाए तो अड़ जाए, अड़ियल हो जाए एकदम, बस वो ठान लिया तो सान लिया, क्योंकि मंगल है उसको बना देते हैं तिकड़मी, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं। कई बार मतलब ऐसा नहीं कि वो भरोसेमंद नहीं है, मेरे कहने का अर्थ इस तरीके से है कि संयमित नहीं है, वो दूसरों के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने वाला है। परिस्थिति बदली कि यहाँ व्यक्ति बदल के तैयार है, और उसमें भी सबसे अच्छी बात है तीखी चाल चलने वाला। तीखी चाल कुंभ लग्न की कुंडली लग्न में तो व्यक्ति को एक दार्शनिक लेवल पे ले जाकर के स्थापित कर देती है, और वहां वो किसी से मतलब नहीं रखता, वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए जाना जाता है। और उसमें मंगल का प्रभाव, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के दशम स्थान में वृश्चिक राशि का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति पराक्रमी, हठी, जिद्दी, गुस्सैल, क्रोधी और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मायावी हो जाता है अपने कर्म को लेकर के। क्लियर है? और दशम स्थान के अधिपति चतुर्थ में बैठेंगे तो व्यक्ति अपने ही बल पे, अब कारण क्यों है, अपना बल क्यों होगा, क्योंकि पराक्रमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, जहां व्यक्ति अगर ना मिले नौकरी तो उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो खुद से अपनी नौकरी जनरेट कर लेता है और लोगों को बोलता है आ जाओ मेरे यहां, मैं दे देता हूं। उसी सरकार को वो कई बार चुनौती दे देता है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें, या ऐसे ही खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं आप लोग? यहां देखिए, यहां पंचम भाव बहुत अच्छा बना हुआ है। कुछ कुछ मामलों में कभी कभी व्यक्ति को अपनी संतति से खुद भी और अपने पिता से खुद भी दूरी बनी रहेगी। वो कई बार भौगोलिक रूप से दोनों दूर होते हैं। हालांकि पंचम भाव में एक क्रूर और एक पापक ग्रह का बैठना पंचम भाव को थोड़ी बहुत कमजोरी अवश्य देगा, पर इसको शुभकर्त्री लगने के कारण पंचम भाव के ठीक पीछे गुरु बुध, राहु बुध सूर्य शुक्र और यहाँ पे उच्च के गुरु इस भाव का रास्ता साफ करेंगे। किसी भी भाव के एक घर आगे शुभ ग्रह का बैठना बड़ा अच्छा होता है। इस भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में, अब जरा विचार करिए तो पंचम भाव के अधिपति बुध और नवम भाव के अधिपति शुक्र, ये दोनों एक साथ बैठ गए तो ये दो त्रिकोण के अधिपति का एक साथ बैठना राहु के संग व्यक्ति को कई गुना ज्यादा लाभदायक स्थिति में ले जाकर के बिठा देता है। यहाँ पूर्वजों का, पूर्व जन्म का और आगे वाले जो दोनों ही जन्मों का समावेश होता है, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जितने भी पूर्वज होते हैं वो पितर बन के, और जो इस जन्म में उसको मिला है वो सिर्फ इस जन्म का ही नहीं है, वो दरअसल वो कई जन्मों से उसके साथ उसका संग निभा रहा है। थोड़ा नियम से चलने वाला, अपनी बात रख करके मनवा देने वाला, और हमेशा ही साहस से और बल से युक्त रहने वाला। धन की समस्या कभी भी नहीं। अब आगे मैं इनकी कुंडली में अगर कहूं तो सबसे पहले कुछ स्थितियां मैं पंचांग को देख करके बता दूं। दक्षिणायन ज्येष्ठ माह में जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि दिन रविवार दक्षिणायन में जन्मे हैं, तो पिता के साथ और पिता का प्रेम, पिता का स्वास्थ्य अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। माता इनके पीछे खर्च करने वाली होती हैं, और वस्तुतः कर्म क्षेत्र में कभी कभी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। लग्न में एक तरीके से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 ये पाश योग बनता है जब सारे ग्रह 5 ही भावों में बैठ जाएं। 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, यहाँ 5 ही भाव में, और सारे ही ग्रह ऐसे बैठे लग्न और सप्तम के बीच में,
1 2 तीसरा खाली अगर नहीं होता तो एक अलग तरीके का राजयोग बन जाता। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, पर वस्तुतः ये 7वें घर से पीछे, तो ये एक प्रकार का योग बनेगा जो व्यक्ति को स्थिर, और इसे कई बार मूषल योग भी कहते हैं। हालांकि उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कम हो, केंद्र में गुरु नहीं है, ये इस कुंडली की कमजोरी होगी। लग्न में मंगल इच्छा शक्ति से संपन्न, शुक्र और बुध जैसे 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठने से राहु भी शुभ ग्रह, दिग्बली शुक्र, चंद्रमा धन भाव में, गुरु और चंद्रमा का परिवर्तन राजयोग, पर ये राजयोग कई बार जातक को दूसरों के फेरे में डाल करके अपना धन नुकसान करने वाला। गुरु और चंद्रमा की दशाओं में जातक को अवश्य ही सावधान रहना चाहिए और किसी को देने से बचना चाहिए। गुरु और चंद्रमा की दशाओं में कोई भी काम करने से बचना चाहिए, थोड़ा रुक करके स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा संतुलन, क्योंकि इस कुंडली के लिए चंद्रमा रोगेश और ऋणेश होते हैं, धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के अधिपति ऋण भाव में बैठे हैं। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में दारिद्र दोष दिखा करके जीवन में एक बार ऐसी स्थिति हो जाए जहां व्यक्ति का धन थोड़ा संकुचित, थोड़ा कम, थोड़ा कमजोर, थोड़ा धीरे, थोड़ा डिले, थोड़ा मेहनत करने के बाद ऐसे आए। ये कब हो सकती हैं चीजें? गुरु, चंद्रमा और राहु शनि की दशाओं में। हालांकि शनि की दशा में ये चीज बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन गुरु और चंद्रमा की दशाओं में कई बार ये चीज घटित हो सकती है। रविवार को जन्मे हैं, रविवार के जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, गुण संपन्न, यशस्वी और साथ ही साथ धार्मिक होता है, डरने वाला नहीं होता। शोभन योग, रेवती नक्षत्र, बुद्धिमान, तीव्र बुद्धिशाली, तार्किक और साथ ही साथ व्यापारिक होता है और किसी से भी डरने वाला नहीं होता। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के पास कम से कम चिरकाल तक उसकी अवस्था जवान रहती है, बचपना कभी जाए नहीं और दार्शनिकता कभी खत्म ना हो। सवाल और जवाब का क्रम व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है, किसी से भी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटता। और एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति हमेशा ही जानने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि इस कुंडली के 9वें भाव के अधिपति के साथ भी तो शुक्र बैठे हैं, 8वें भाव के अधिपति के साथ भी तो 9वें भाव के अधिपति बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार दूर की यात्रा, दूर रह करके जीवन जीना और माता को बीमार बना देती है। और राहु की दशा जब चले तो व्यक्ति भन्ना जाता है, खूब सवाल पूछे और दिमाग भविष्य को लेकर के खूब सारा चिंता इकट्ठा कर ले। तो राहु की दशा जब भी आए, वैसे इनकी कुंडली में अभी शुक्र चल रहे हैं। अब एक बात और भी है कि शुक्र के बाद जब सूर्य चलेंगे तो व्यक्ति को कई बार पत्नी के स्वास्थ्य और डेली रूटीन कई बार गड़बड़ होता है, थोड़ी बहुत माथा बहुत खनबन हो जाए। और उसके बाद जब चंद्र चलेंगे तो भी व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उस दौरान अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, अपना ही स्वास्थ्य कई बार कठोर नियम से जीने के लिए मजबूर कर देता है चंद्रमा की दशाओं में। और धन किसी को देने के लिए विवश ना हो तो नहीं देना चाहिए। चंद्रमा के बाद जब मंगल आएंगे तो आपकी कुंडली में कुछ हद तक आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। और वस्तुतः इस कुंडली के लिए वो, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ है, शुक्र और बुध जैसे राहु ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे होगा। इस भाव के अधिपति लग्न में और उस पर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो शुभ ग्रह भी नहीं देख रहे हैं। इस वजह से दशम भाव आपका खराब नहीं है, क्योंकि दशम भाव पे गुरु की दृष्टि है। और इस भाव से केंद्र में या त्रिकोण में अगर कोई ग्रह बैठा, इस भाव का अधिपति इस भाव से केंद्र में है, 4 घर आगे, इस भाव से त्रिकोण में चंद्रमा, इस भाव से त्रिकोण में गुरु, तो इसे अच्छी बात कहेंगे। मतलब व्यक्ति का करियर अनएस्टैब्लिश और वेल सेटल्ड में से अनएस्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। कम से कम वो बहुत अच्छा है, संभल जाएगा। पिता का स्वास्थ्य और पिता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ज्यादा रहे, व्यक्ति पिता की तरह चलने, उठने, बैठने और खाने पीने वाला व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है। माता का सुख बहुत अच्छा, पर माता थोड़ी सी बच्चे के कारण परेशान रहने वाली, हमेशा ऐसा रहेगा। पिता भाव के अधिपति के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं, और जन्म कुंडली में 7वें भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्तित्व में स्त्रियोचित गुणों का भी होना देखा जाता है। और व्यक्ति प्रेमी होता है, किसी के भी दुख को देख करके तुरंत ही द्रवित हो जाने वाला होता है। क्लियर है? नवमांश कुंडली में एक साथ 4 ग्रहों का बैठना और बुध शुक्र के साथ अष्टम में, ये ठीक नहीं होता। हालांकि आर्थिक पक्ष कभी भी कमजोर नहीं होगा विवाह के बाद भी, परंतु कभी भी उसके साथ दाम्पत्य में कमजोरी न हो। यहाँ गुरु नीच के हैं, ससुराल के साथ संबंध अच्छा बने, पत्नी सोबर और शुद्ध नेचर की आए, इस वजह से कुंडली अवश्य ही मिला लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में एक बात बता दूं, आप किसी भी स्थिति में, आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव खराब नहीं है, पर फिर भी कुंभ राशि के बैठे हैं और यहाँ पे वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, मेहनत कराने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो कुंडली मिला लेना चाहिए। यहाँ पे भी मंगल का प्रभाव लग्न में है,
चंद्र कुंडली से भी, ये कुंडली यहाँ पे अगर देखें तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक होगी 12वें भाव के होने के कारण, लग्न में बैठने के कारण मांगलिक, यहाँ पे भी नवमांश कुंडली से भी मांगलिक, चंद्र कुंडली से भी यहाँ पे मंगलिक स्थिति, सूर्य और शनि यहाँ पे लग्न में, इस वजह से कई बार व्यक्ति खूंखार भी हो जाता है और कई बार संतति प्राप्त करने में उसको दिक्कत होती है। अपनी संतति के साथ कानाफूसी और मनमुटाव वाली स्थिति चलती रहती है। ऐसा आपके पिता के साथ ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। दशमांश कुंडली में गुरु मंगलीय शिक्षकीय योग, और कई बार व्यक्ति की जो भावनाओं का आवेग जो है वो इतना ज़्यादा प्रबल और बहुत बेहतर होता है कि व्यक्ति कभी भी किसी के सामने हारता नहीं और कभी भी उसका कम्युनिकेशन का कमज़ोर और ख़राब नहीं होता। इंटरनेट से जुड़ करके व्यक्ति चाहे तो दुनिया को अपनी जेब में रख सकता है, ऐसी भी स्थितियां बन के आती हैं। आप कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा किसी के भी साथ। इस कुंडली में आलस्य तो नहीं है, हाँ इस कुंडली में भोजन पे अवश्य ही नियंत्रण रखना है। अपने दुश्मनों के साथ कभी भी हाथापाई ना करें, सिर्फ सामने से अपने डिक्शनरी बढ़ा करके उनको उत्तर दे सकते हैं, मतलब ज्ञान के बल पे। आपकी कुंडली में दुश्मन, ऋण से मुक्ति आदि का योग है। आप कभी भी दुश्मन से फंसे नहीं रहेंगे। कोई भी कानूनी दांवपेच आपको कभी परेशान नहीं करेगी। व्यय आपका रहेगा। और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में, तो लग्नेश भी पंचम में, ज्ञान पक्ष आपका बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा से और गुरु का संबंध बहुत अच्छा बनेगा, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति में यशस्विता हमेशा बरकरार रहेगी। शुक्र बढ़िया, मंगल बढ़िया, सूर्य बढ़िया और कोई भी ग्रह कमजोर नहीं। गुरु थोड़े कमजोर हैं। भोजन में शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करिए। ब्राह्मणों को और भगवान को जो खाना खिलाया जा सके प्रसाद, वही आप ही ग्रहण करिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर डिमडाम नहीं करना है। सूर्य कंफ्यूज ना करें, इस वजह से सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बिल्कुल बंद, अगर हो सके तो रात्रि में। चंद्रमा बहुत बढ़िया, बुद्धिमान और साथ ही साथ भोगी और चपल, साथ ही साथ तार्किक। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको बब्बर बना रहे हैं। बब्बर मेहनती, हठी और दुनिया को हराने की ताकत रखने वाला। मंगल की दशा में आप करियर और व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकते हैं। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास बल होगा, पर उनकी दशा में आप उच्च शिक्षा, विदेश गमन और रिसर्च वगैरह का काम और लोगों से संबंध और राजनीति का लाभ ले सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास भगवत कृपा, नारायण की भक्ति, मंदिर का दर्शन, शत्रु को भी मित्र बना लेने की यात्रा, और किसी से लड़ने झगड़ने जाना हो, उनसे वार्तालाप करना हो, उसको मित्र बनाना हो, ये काम आप कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जीत गुरु की दशा में। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको व्यापार करना हो, विवाह करना हो, दाम्पत्य में कोई काम करना हो, सुख और चल अचल संपत्ति से संबंधित भौगोलिक सुख संसाधन, कपड़े आदि कुछ खरीद बिक्री करनी हो, यह दशा शुक्र वाली अच्छी रहेगी। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में हमेशा ही आपको प्रैक्टिकल, हमेशा ही आपको तिकड़मी, हमेशा ही आपको आज का बनाने वाली, हमेशा ही आपको कभी कभी पिता से मतभेद में ले जाने वाली, और पंचम भाव पे हैं तो देर से ही सही पर आपका क्रेडिट आपको देने वाली, ऐसी हो सकती है। लग्न के अधिपति हैं, पंचम में बैठे हैं। ज्ञान पक्ष अपना मजबूत रखिएगा। कभी भी किताब और ग्रंथ से दूरी मत बनाइएगा। कोई भी यात्रा हो, गीता जी और कम से कम गीत गोविंद आदि या कोई भी छोटी सी ग्रंथ, छोटी सी पुस्तिका अपने पास अवश्य रखिएगा। तुलसी की माला आजकल के बच्चों के बैग में हमेशा रहे। जिस तरीके से बाकी की चीज़ें रखते हैं उसी तरीके से माला अवश्य रखिए। जब कभी खाली हो तो एक माला राम राम ही जप लो, या कुछ नहीं है तो माई बाबू का नाम ही जप लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये शनि है। उसके बाद राहु बहुत बढ़िया है, दिग्बली हैं तो नहीं, पर ग्रह के साथ बैठे हैं तो योग कारक जरूर हैं। ये आपकी कुंडली में दशाएं रहेंगी। पर अब ग्रह कैसा रहेगा, तो सूर्य जिस स्थिति में बैठे, शनि जिस स्थिति में बैठे, मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं, उसके आधार पर ये तीनों ही ग्रह और इन तीनों ही ग्रहों की दशाएं आपके लिए संपूर्ण परिणाम देने वाली होंगी। मंगल मेहनत करवाएंगे, सूर्य यश, कीर्ति, मान, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा बनाएंगे, और साथ ही साथ शनि भी आपकी कुंडली में आपको गति देंगे, रिकॉग्निशन देंगे। क्लियर है। और उसके बाद बुध और शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं, दोनों ही ग्रह तत्व के आधार पे कहें या जैसी भी अवस्था है उसके आधार पर, ये भी आपको कम से कम अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़िया देंगे। ग्रह कोई भी खराब नहीं बैठे हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु और चंद्र में से गुरु का प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर होगा भाव के आधार पे, हालांकि वो फिर भी आपको जबरदस्त बनाएंगे ज्ञान के और प्रतियोगिता को। व्यक्ति कंपटीशन रखता है जीवन में, और कभी भी किसी भी प्रतियोगिता को अपना दुश्मन बनाइएगा। उसके साथ ये हृदय वाला लगाव मत रखिएगा। हार गए तो हार गए, जीत गए तो हारना है, जीत गए तो हारना है, हारना है तो जीतना है, ये वाला भाव। मतलब
हारे हैं तो फिर से जीतना है, ये भाव अवश्य रखेगा। आप जीत जाएंगे। नौकरी के योग आपकी कुंडली में बड़े अच्छे हैं, पर ये लेना देना थोड़ा कम करना होगा, ठीक है। ये काम, ये इतनी सारी चीजें। राहु और केतु की दशाएं बहुत ज्यादा अच्छी जाएंगी, पर इनका नेचर प्ले होगा। जैसे ये ग्रह जिस तरीके के नेचर वाले होते हैं, थोड़ी परेशानी, बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम वाली, वो दिखाएंगे। कारण है क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में मृत प्रायः बैठा है, और दरअसल इस पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव तो है, पर ये अष्टम इसके साथ भी युति कर रहा है, और दरअसल इस पे मंगल का प्रभाव भी है, और इसके ऊपर गुरु का कोई प्रभाव नहीं। और इस भाव पे जब राहु होते हैं तो कभी कभी दिमाग अनएस्टैब्लिश करते हैं अपनी दशाओं में, पर वो बहुत बाद की दशा है। इस वजह से उस समय या कभी भी अंतर प्रत्यंतर में आएंगे तो थोड़ी बहुत गणेश जी की पूजा या गणेश जी के मंत्रों का जप या गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप पढ़ने वाले हैं, गणेश संकट नाशक स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए पढ़ने वाले लोगों को, एक बार कम से कम प्रत्येक दिन। तब तक के लिए दिन, वार और नक्षत्र। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहे। संख्या 2 अच्छी रहे, तारीख। राशियां विवाह करने के लिए वृषभ और मीन, उसके बाद मेष, ये जातिकाएं आपके लिए लाभदायक होंगी। मित्र बनाना हो तो मिथुन, तुला और धनु वाले अच्छे रहेंगे। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से अगर जाना हो तो उत्तर पूर्व बहुत अच्छा रहेगा। बाहर जाने के योग आपकी कुंडली में बड़े अच्छे हैं। उच्च शिक्षा का भाव बहुत अच्छा है। माता और पिता की सेवा आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और वो आपका कर्तव्य भी बनता है, और निश्चित रूप से आप उसको अपना अधिकार ही समझ करके करेंगे। पिता के साथ संबंध थोड़े से कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। जिसको प्रेम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिप्त मत होइएगा, अपनी स्वतंत्र मानसिकता अवश्य बना करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी धोखा भी मिल सकता है। एक बात और बता दूं, मंगल का प्रभाव है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, और आधुनिक तर्क ना करिएगा नए बच्चों की तरह। थोड़े से पुराने अवश्य ही होने की आवश्यकता है, जहां आप लड़ियां लगाने से ज़्यादा मिट्टी के दियों पे भरोसा कर सके। लड़ी लगाना जरूरी है पर वो उतना नहीं है, पर मिट्टी के दियों पे भरोसा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ये है, नक्षत्र के आधार पे अगर बताऊं तो आपकी कुंडली में जो सबसे बढ़िया नक्षत्र रहेंगे कुछ भी काम करने के लिए, रोहिणी, अनुराधा, आर्द्रा, रेवती, शतभिखा और पुष्य, श्रवण, हस्त, पुनर्वसु, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।